हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही एकेडमिक कोर्सेज जैसे बीए बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार क्रम टूटने पर समझने में मुश्किल होगी और अच्छा होगा कि आप इस टॉपिक पर बने मेरे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का द्वितीय चरण। ठीक है, तो द्वितीय चरण कब से कब तक रहा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वुड घोषणा पत्र 1854 से सार्जेंट योजना 1944 तक ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का द्वितीय चरण रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये जान लें कि हम इस वीडियो में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वुड घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882 से 1883 तक, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एंड सैडलर आयोग 1917, द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा, हार्टोग समिति 1929, वर्धा योजना 1937, सार्जेंट योजना 1944। आप इसका ये क्रम अवश्य ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वुड घोषणा पत्र 1854 से सार्जेंट योजना 1944 तक क्या क्रम है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट करके लिखा हुआ है, शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो किसका टाइम पीरियड था, लॉर्ड डलहौजी का। अब सबसे पहले हम देखेंगे वुड घोषणा पत्र 1854, इसकी खास बातें। तो देखिए, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया था। ठीक है, तो ये वुड का डिस्पैच क्या है, यही वुड घोषणा पत्र। ठीक है, 1854। अब इसमें और चीज़ें जानते हैं। इसमें 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में, मीन्स कि इस वुड घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे, 100 अनुच्छेद थे। तो 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के लिए क्या कहा गया था, तो देखिए, उद्देश्य, माध्यम और सुधारों की बात की गई थी। इस प्रस्ताव में शिक्षा के लिए उद्देश्य, माध्यम और सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को और क्या कहा जाता है, तो देखिए, इस घोषणा पत्र को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है अक्सर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वुड घोषणा पत्र से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे इसकी सिफारिशें क्या क्या थीं, कि इस वुड घोषणा पत्र में क्या सिफारिशें की गई थीं। तो सबसे पहले, जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कई जो है इसमें सुधार देखेंगे। तो वुड के घोषणा पत्र में एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, साथ में ये भी एक क्लॉज है कि देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अब देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित किए जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल और संबंधित कॉलेजों की स्थापना की जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो रेड से आप देख रहे हो हाईलाइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड घोषणा पत्र में एक खास बात ये भी थी कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें जो शिक्षा दी जाए वो कैसी हो, धर्मनिरपेक्ष हो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। अब यहाँ पे किसके लिए बात की जा रही है? अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर महिला शिक्षा को भी प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए, बेथून के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई गई। ठीक है, अनुदान सहायता, आप समझ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे 2 मुख्य कार्य हैं, परीक्षाएं संचालित कराना और उपाधियां देना होता था। जो ये विश्वविद्यालय स्थापित करे उनका मुख्य कार्य क्या था? परीक्षाएं संचालित करना और उपाधियां देना होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे, 1857 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए। इसे आप मैप में देख सकते हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं कि जहाँ विश्वविद्यालय स्थापित की योजना बनाई गई थी, तो मैप पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये वुड घोषणा पत्र की आपने सिफारिशें देख ली। अब हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ था वुड घोषणा पत्र का। ठीक है, तो वुड शिक्षा सुझाव के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप भारत की शिक्षा का ढांचा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित हुआ और प्राचीन शिक्षा पद्धति नष्ट होती चली गई। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस वुड घोषणा पत्र से क्या हुआ, इसका परिणाम क्या आया कि शिक्षा का जो ढांचा है वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित हुआ और जो प्राचीन शिक्षा पद्धति चली आ रही थी वो नष्ट होती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया, जिससे क्या हुआ, सरकारी आर्थिक सहायता में कमी हुई और शिक्षा की उन्नति में बाधा आई। ऑफ कोर्स अगर आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तो शिक्षा में उन्नति नहीं होगी। तो 1870 में इन लोगों ने क्या किया, शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया और जिससे जो है शिक्षा की उन्नति में बहुत सी बाधाएं आई, क्योंकि सरकारी जो आर्थिक सहायता है वो कम कर दी गई थी। तो ये था वुड घोषणा पत्र। ठीक है, उसकी हम लोग सिफारिशें देखे और उसके परिणाम देखे। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। सेकंड देखिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। अब इसमें से कौन सा जो है वो आंसर सही है, तो मैं आपको बताऊं, वुड जो डिस्पैच है, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र प्रस्ताव में सरकार ने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषाओं के विकास को भी महत्व दिया गया। इसलिए जो ऑप्शन 3 है वो असत्य है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, मीन्स केवल फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो ए सही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग में देखिए कि सरकार ने 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति व प्रयासों के मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित किया। ठीक है, और ये हंटर आयोग का टाइम पीरियड क्या है? वुड डिस्पैच जब 1854 में आया और जो हंटर आयोग है वो 1882 है। ठीक है,
उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य यह आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था। तो इसका उद्देश्य देखिए कि ये प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था तथा विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। एकदम क्लियर रहिएगा कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। अब हम देखेंगे कि जो आयोग है, हंटर आयोग, उसकी जो है सरकार की क्या क्या सुझाव थे। तो आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। पहला देखिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए तथा इसे 9 संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। आप इस पे ध्यान रखिएगा कि इसने क्या सुझाव दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसके 2 खंड होने चाहिए। क्या क्या? एक साहित्यिक होना चाहिए और एक व्यवहारिक होना चाहिए। तो साहित्यिक में क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ठीक है। और व्यवहारिक में क्या है? विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। तो इन्होंने जो हंटर आयोग है जो 1882 में आया, उसके जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 सुझाव हैं, साहित्यिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों और गाँव में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने भी ध्यान दिया। ठीक है, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया था। अब हम देखते हैं कि जो हंटर आयोग है उसका परिणाम क्या आया था। देखिए, अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय 1882 एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रमुख थे। ठीक है, अब इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हंटर कमीशन पे। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसकी विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो सी इसका आंसर है, प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, इसे कर्जन की शिक्षा नीति भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें पॉइंट, सबसे पहले 1901 में कर्जन ने शिमला में भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, सन 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इसे रैले कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। ठीक है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। अब आप समझिएगा कि इसका विश्वविद्यालय से ही ये रिलेटेड है और इसका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना, उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना। और यहाँ पे भी एकदम क्लियर कर दिया गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जो है वो इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार देखिए क्या क्या पॉइंट हैं। विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध ज़्यादा है पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय को क्या करना चाहिए? अध्ययन तथा शोध पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि वे उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। तो ये सारे जो इस अधिनियम के साथ हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ठीक है, सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशासकीय कॉलेजों पर सरकार नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पर क्या किया गया? सरकार का जो नियंत्रण है वो और कड़ा कर दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृति की गई। ठीक है, स्वीकृत करी गई और इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेंगे। देखिए, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं वो निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षित थे, समर्थक शिक्षकों की संख्या को रोकना तथा उनके सरकारी भक्त बनाना था। ठीक है, कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो राष्ट्रवाद के जो समर्थक हैं, जो शिक्षित हैं, उनकी संख्या को रोकना था और क्या करना था, जो सरकारी भक्त उनको बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक प्रयास के रूप में देखा और उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये विश्वविद्यालय अधिनियम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो कर्जन का जो मूल उद्देश्य क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको रोकना और उन्हें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या बनाना है, सरकारी भक्त बनाना है, मीन्स कि अंग्रेज के प्रो बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे ये कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है। तो वो अधिनियम कौन सा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए कि शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो है वो 1913 क्या है। ठीक है, तो देखिए 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने देखा कि 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, शिक्षा नीति पर 1913 में अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से तो इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आप देख सकते हो शिक्षा नीति। एंड नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे सैडलर आयोग। इसमें क्या खास बातें देखिए, वर्ष 1917 में सरकार ने डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। अब इस आयोग का क्या है देखिए, आयोग के 2 अन्य भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जयाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, जिसका कार्य क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत प्रकट करना था। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा।
ठीक है। जो सैडलर आयोग है उसका क्या सुझाव है, वो यही है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना ज़रूरी है। अब इस आयोग की सिफारिशें देख लीजिए क्या क्या हैं। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट में शिक्षा प्राप्त करें। इस शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड व इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्च स्तरीय माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए और स्नातकीय शिक्षा मीन्स की डिग्री कोर्स अधिकतम 3 वर्ष का हो। जैसे बीए साधारण पाठ्यक्रम, ऑनर्स पाठ्यक्रम अलग अलग होने चाहिए। विश्वविद्यालय को पुराने संबंधी विश्वविद्यालय जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे के स्थान पर पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड गठित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि वह व्यवहारिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंध करे तथा विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कॉलेजों भी खोलने चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालयों को कैसे और कॉलेज खोलना चाहिए, व्यावसायिक कॉलेज भी खोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय अलीगढ़, लखनऊ, पटना, ढाका, बनारस, उस्मानिया एवं मैसूर और हैदराबाद में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इन्हें आप मैप पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैप पे लोकेट किया है मैंने। अलीगढ़, लखनऊ, पटना, ढाका, बनारस, मैसूर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। ठीक है, अब हम इस पे भी सैडलर आयोग पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ठीक है, तो आपने अभी देखा 1917 में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1919 में क्या किया गया था, शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा सरकार ने शिक्षा संबंधी मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेना बंद कर दी। ठीक है, तो आप एक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं कि कैसे द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा जो है वो उसका बदल रहा है। तो शिक्षा के लिए अब केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया था। प्रांतीय सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा संबंधी कोई प्रभावी योजना नहीं बना पाई, किंतु लोकोपकारी व्यक्तियों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो जारी रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्टोग समिति 1929, ये टाइम पीरियड जो है वो भी एग्जाम में पूछता है। तो हार्टोग समिति देखते हैं, शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कई कारण भी हैं उसके। तो शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। अब उसकी सिफारिशें देख लीजिए कि इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थीं। तो पहला देखिए, समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार की अनुचित बताया। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का प्रयत्न किया जाए, उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए जो योग्य हों, अर्थात आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए।
अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं उनको महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल स्कूल 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। अब नेक्स्ट देखिए मूल शिक्षा की वर्धा योजना। ये वर्धा योजना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1937 इसका डेट है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए प्रस्ताव के अंतर्गत आधार शिक्षा बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी। अब यहाँ पे कई फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं। एक तो वर्धा योजना 1937, ठीक है, और गांधी जी को आप देख सकते हैं कि इनकी हरिजन जो है वो साप्ताहिक पत्र है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना था। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है तथा इससे इन शिक्षित भारतीयों की विद्वता अप्रभावी हो गई है, ठीक है। इस योजना का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है हस्त उत्पादक कार्य था। अब देख लेते हैं कि इस योजना में निम्न प्रावधान क्या थे। तो देखिए, पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। इसकी खास बातें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्धा में क्या है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात ही दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों से पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात मूल्य शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन उपयुक्त तकनीकी द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकियों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा की यह योजना नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी और इस योजना के पीछे यह भावना थी कि इससे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा तथा इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह शिक्षा सहकारिता एवं बच्चों पर केंद्रित थी, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तथा प्रांतीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका और इस कार्य को 1947 के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्जेंट योजना 1944। ये देखिए कि वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार की शिक्षा सलाहकार थे और इस योजना के अनुसार क्या खास बातें हैं वो देखिए। 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। 11 से 17 वर्ष की आयु समूह की चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो भाग होने चाहिए, विद्या विषयक शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। ये खास बात है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है उसके दो भाग होना चाहिए, विद्या विषयक शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी वाणिज्यिक एवं कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाए। 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये खास बातें। ठीक है, इस योजना के अनुसार, इस योजना में 40 वर्षों में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था तथा इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। तत्पश्चात खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र 16 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या है। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1800 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में देखिए वीजी तिलक, एमबी नामजोशी, वीके चिपलुंकर, गोपाल गणेश आगरकर एवं वमन राव आमटे प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये इस संस्था के संस्थापकों में से थे सारे। और जो यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक को देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रेड से हाईलाइट किया गया है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में इतने प्रमुख लोग थे। इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो आप इससे पहले आपको मैं बताऊं कि जस्टिन रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। इसलिए जो इसका आंसर है वो बीजे तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महान व्यक्तित्व, ये भी देख लेते हैं। डीके कर्वे, जो डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारकों एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी और 1896 ईस्वी में उन्होंने पुणे में विधवा गृह की भी स्थापना की थी और उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि डीके कर्वे का कितना योगदान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली इन्होंने स्थापित की, विधवा गृह स्थापित किया और खुद ही एक विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह किया और 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो आंसर आपने जान ही रहे होंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आंसर इसमें बी सही है, डीके कर्वे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है मदन मोहन मालवीय से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। कितना लंबा टाइम आप देख सकते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। ठीक है, तो देखिए मदन मोहन मालवीय, आंसर डी सही है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था।
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर आप समझ ही रहे हैं कि कौन सही है, लॉर्ड हार्डिंग सही है। ठीक है, कि यहाँ पर शिलान्यास की बात की जा रही कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इसका शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था और इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामाना मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या सही है? सी सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। लॉर्ड मैकाले से संबंधित देख लीजिए क्या है, तो सेना में सुधार, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से और स्थायी बंदोबस्त से, तो आंसर सी सही है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, प्राच्यवादी एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो आपको आंसर मैं बता रही हूँ, उससे पहले देखिए कि 1813 में चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एसटी प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो डी सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो इसमें देखिए आंसर जो है ए सही है, लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। तो आंसर क्या सही है? ए सही है, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? तो मैं आपको बताऊं कि राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई थी और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है क्या सही है? ए सही है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो संस्थान है और संस्थापक हैं। आप देख सकते हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स लिखा हुआ है, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग एंड फोर्ट विलियम कॉलेज ऑथर वेलेजली। तो जो युग्म सही है, जैसे बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी है, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग 1781 ईस्वी है एंड फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली
1200 ईस्वी है। तो इसमें आंसर जो है केवल बी सही है, मीन्स कि 2 सही है। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग जो है 1781 में जो है इस्टेब्लिश किए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।